बच्चों, आज हम आपके सामने संस्कृत की शिक्षण विधियाँ लेके आए हैं, जो आपके रिट एग्ज़ाम में, बीएड में काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी। शिक्षण विधियाँ, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। भाषा शिक्षण। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य कहना अथवा बोलना होता है। भाष का मतलब होता है भाषा और भाष धातु से है। भाष का मतलब होता है कहना या बोलना। हर शब्द कहना अथवा बोलना भाषा नहीं कहलाता है। ध्वन्यात्मक समूह जो सार्थक हो, जिसमें ग्रहणात्मक एवं अभिव्यक्ति की क्षमता हो, वही भाषा कहलाती है। जिसको ग्रहण किया जा सकता हो और अभिव्यक्ति की जा सकती हो, ऐसे ही शब्द भाषा कहलाते हैं। भाषा भाव प्रदान होती है, इसमें विचार विनिमय प्रभावी रूप से संप्रेषित होते हैं। क्या होता है इसमें? भाव प्रदान होती है, कोई न कोई भाव लिए होती है ना? जिसमें जो विचारों का विनिमय होता है वो भी स्पष्ट रूप से संप्रेषित होते हैं। संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने संस्कृत को प्रोत्साहन एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए सरकार के समक्ष अपना मत रखा, जिसके फलस्वरूप त्रिभाषा सूत्र का गठन किया गया। कौन से आयोग के द्वारा? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 1956 में संस्कृत आयोग की स्थापना की गई और इन्होंने इनका मत रखा, जिससे त्रिभाषा सूत्र का गठन हुआ। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। जिन राज्यों में मातृभाषा हिंदी है, वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया। इस कारण उत्तर भारत में तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाई जाती है। प्रथम हिंदी, द्वितीय अंग्रेजी और तृतीय संस्कृत। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई। प्रथम राधाकृष्णन आयोग 1947-48, द्वितीय माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग 1952-53 और तृतीय है कोठारी आयोग 1964 से लेकर 66। चतुर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968-69, नई पंचम है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 87। षष्ठ संस्कृत शिक्षा आयोग या इसके भी ये भी कह सकते हैं कि इसके जो अध्यक्ष थे संस्कृत शिक्षा आयोग के, इसके अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी और ये थी 1 अक्टूबर 1956 को। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य: भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण प्रदान करना, भारतीय संस्कृति का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, राष्ट्रभाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति समाधान, भावात्मक एकता प्रदान करना, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना, संस्कृत बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। शिक्षण विधि: शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना शिक्षण विधि कहलाती है। जो शिक्षण के कार्य है, जो भी शैक्षिक कार्य होते हैं, जो यदि सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं तो विद्यार्थी तक को पूर्ण रूप से पहुंच पाते हैं। तो शिक्षण विधि वही होती है जिसमें शिक्षण कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत शिक्षण विधि 3 प्रकार की होती है। पहला है प्राचीन शिक्षण विधि, जिसमें पाठशाला विधि और व्याकरणानुवाद विधि आती है। दूसरा है नवीन शिक्षण विधि, इसमें पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, हर की पंचपदी विधि, विश्लेषण विधि, मूल्यांकन विधि और समवाय विधि आती है। तीसरा है नवीनतम शिक्षण विधि, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण, आगमन उपागम, समस्या समाधान, दल शिक्षण, प्रायोजना विधि, पर्यवेक्षण अध्ययन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण आता है। स्व प्लस अध्याय यानी कि स्वाध्याय और अ प्लस तो दीर्घ संधि। और इसमें है नवीनतम शिक्षण विधि में 7वां पॉइंट था हमारा कंप्यूटर आधारित शिक्षण, 8वां है अभिक्रमित अनुदेशन और 9वां है उपचारात्मक शिक्षण। हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन शिक्षण विधि से। पहली है पाठशाला विधि। ये संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि है। सबसे पहले यही विधि स्टार्ट हुई थी, पाठशाला में इसका संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था।
इसका प्रमुख उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है। इस विधि को गुरुकुल पद्धति, व्याकरण पद्धति, प्राचीन पद्धति, पंडित पद्धति इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रारंभ उपनयन संस्कार से माना जाता है। इस विधि में संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन, आदर्श पंडित का निर्माण करना, उच्चारण, सामर्थ्य, संपादन, स्व अध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, आत्मानुशासन, तर्क शक्ति आदि गुणों का विकास करना है। पाठशाला विधि के प्रकार: मौखिक एवं व्यक्तिगत पठन, सूत्र विधि, व्याकरण विधि, कथा कथन विधि, कथा कक्षा नायक विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, पारायण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भाष्य विधि। हम पढ़ेंगे इसमें मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि को। वैदिक शिक्षा मौखिक होती थी। वेदों के मंत्रों का उच्चारण बार-बार मौखिक रूप से करके कंठस्थीकरण करवाया जाता था। छात्रों के द्वारा किए गए उच्चारण संबंधी दोषों को शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दूर करता था। इस विधि में कंठस्थीकरण पर अधिक बल दिया जाता था। इसके जो लाभ है, छात्र का उच्चारण शुद्ध होता था एवं मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी। दूसरा है सूत्र विधि। जटिल विषयों को समझाने में, याद रखने में इस विधि की उपयोगिता थी। इस विधि का उद्देश्य गागर में सागर बढ़ना था। घटे समुद्रम पूर्णम संस्कृत व्याकरण एवं दर्शन की सबसे प्राचीनतम विधि है। इस विधि में नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थीकरण करवाया जाता था। इसका जो लाभ है वो है जटिल विषयों को समझने में तथा याद रखने में सुविधा होती थी। तीसरा है व्याख्या विधि। छात्रों की शंकाओं का समाधान करने के लिए इस विधि का अनुसरण करता थे हम। व्याख्यान 6 प्रकार के होते हैं: पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह करना, वाक्य योजना, वाक्य को मिलाना, आक्षेप और समाधान। इसके जो लाभ है वो विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती थी, भाषा पर अधिकार होता था, मानसिक क्रियाशीलता का विकास होता था। इसके बाद है व्याकरण विधि। व्याकरण भाषा का प्राण तत्व होता है। भाषा के नियम व्याकरण में होते हैं, इसलिए भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता था। इसके जो लाभ है वो है भाषा का शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित ज्ञान प्राप्त होता था। कथापकथन विधि। विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए उस समय बीच बीच में कथाएं सुनाई जाती थी, जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र आदि की कथाएं। इसके जो लाभ है, अध्ययन को रुचिकर बनाने व सरल बनाने में सहायक तथा ये विधि छात्रों की कल्पना शक्ति में वृद्धि करती है। 6 नंबर पे है कक्षा नायक विधि, मॉनिटर मेथड। गुरु की अनुपस्थिति में मेधावी छात्र गुरुकुल के अन्य छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते थे। शिक्षण करवाने वाले छात्रों में आत्मविश्वास की भावना विकसित होती हुई। नंबर 7 वाद विवाद विधि। किसी विषय पर चर्चा की यह औपचारिक विधि मानी गई है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते थे एवं दूसरे के तर्क का खंडन करने का प्रयत्न करते थे। शास्त्रार्थ एवं संवाद इसी विधि का उदाहरण है। इसके जो लाभ है वो ये है, तर्क शक्ति का विकास होता है और भाव प्रकाशन विधि का विकास होता है। इसके बाद है पारायण विधि। कंठस्थीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रों को बार बार आवृत्ति करके हृदयंगम कराया जाता था। ऐसा करने वाला पारायणिक कहलाता था। इसमें कंठस्थीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रों का बार बार आवृत्ति करवाया जाता था और हृदयंगम कराया जाता था। जो ऐसा करने वाला व्यक्ति पारायणिक कहलाता है। इसके जो लाभ है, इससे प्राप्त ज्ञान को स्मृति पटल पर संचय किया जाता था। उसके बाद है भाष्य विधि। किसी विषय वस्तु की विस्तृत व्याख्या को भाष्य के नाम से जाना जाता था। इसमें विषय का वस्तु का गहन रूप से अध्ययन होता था। भाष्य विधि के रूप में पतंजलि का महाभाष्य प्रसिद्ध है। भाष्य विधि को व्यास विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके लाभ, इस विधि में गहन चिंतन का विकास होता था। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यान होता था। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात छात्र उनकी आवृत्ति किया करते थे। फिर उन प्रश्नों पर गुरु के द्वारा विस्तृत व्याख्यान दिया जाता था। इससे जो लाभ है वो है, इस विधि में छात्र जिज्ञासु एवं सक्रिय बने रहते हैं। इस विधि से छात्रों में तर्क शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। मुझे उम्मीद है आपको संस्कृत की शिक्षण विधियों की जो शुरुआत की गई है, जिसमें ये पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। इसके आगे हमें नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
स्टॉप शेयरिंग दबा दिया मैंने। ठीक है। नहीं। हाँ, यही तो दबाते थे पहले अपन। हटे, मुझे उल्लू बना रहा है। ये यही तो दबा देते थे पहले, स्टॉप शेयरिंग रोकना होता था तो। ला आगे ही लेते हैं।